वेलकम है आप सभी भाविक शिक्षकों का हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत भी बेस्ट होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आप जिसे टाइटल देख रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2023 एंड 24। सीटेट दिसंबर 2023 एंड 24 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशन हब पर, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है। और इस पे जो है हम ईवीएस है ना, ईवीएस यहाँ पे बिल्कुल ऑल सारा बेस सीटेट, यहाँ पे कोई यूपी टेट का क्वेश्चन नहीं होगा, ना कोई सुपर टेट का होगा। ओनली बेस यहाँ पे ईवीएस के क्वेश्चन यहाँ पे हमारे होंगे, किस पे बेस्ड, सारे सीटेट पर। ओके, तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट की और इंपॉर्टेंट सेशन 30 MG के क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सीडीपी की भी वीडियो यहाँ पे डल चुकी है, तो फर्स्ट पार्ट आप सीडीपी का देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन न्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। और बिल्कुल लास्ट तक देखना, हमने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया भी है, आई होप। तो चलिए फिर यहाँ पे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने ईवीएस के क्वेश्चन पर आगे की ओर। और यहाँ पे जैसा आप देख रही हैं, हमारा ऑफिशियल चैनल है एग्जामिनेशन हब। और जिस फ्रेंड्स ने भी ये अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से आपकी यहाँ पे ऑल सभी पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स की यहाँ पे, चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मैथ हो, है ना, इन सब की आपकी यहाँ पे तैयारी बिल्कुल आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो बढ़ते रहिए आगे की ओर। तो चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और हमको जो है प्रैक्टिस करना है थ्योरी बेस्ड में, आपको यहीं पे बताऊंगी सारी चीज़ें और क्वेश्चंस को अच्छे से जो है आपको समझाऊंगी, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते रहिए आगे की ओर। और जो भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स इस बार जो है असफल रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, फिर से हम सफल होंगे। तो बढ़िए और अपने कदमों को बढ़ाइए। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। टारगेट सीटेट दिसंबर 2023 में हमारा, है ना। तो फिर से यहाँ पे हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आज का, और ये हमारा ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो इनमें से जो है विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक लाभदायक है। तो कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, है ना, इतना बेस्ट नहीं है यहाँ पे। उसे जांच करने के लिए कहना, है ना। तो भाई अब यहाँ पे प्रतिभाशाली स्टूडेंट की बात हो रही है ना, तो ये तो होगा नहीं, है ना। उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना, फिर नई परियोजना में उसकी मदद करना, ये भी नहीं होगा। अब जब वो तो भाई इतना प्रतिभाशाली है, जानते हैं, तो नई चीज़ें बताइए ना उसको। तो कोई नई परियोजनाएं बनाइए और उसमें उसकी हेल्प कीजिए, तो सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन की नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। बिल्कुल न्यू बेस्ड क्वेश्चन है, न्यू बिल्कुल, है ना, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। और सारे ही इस यहाँ पे आपके जो है पीडीएफ में न्यू क्वेश्चन है सारे, बहुत ही बिल्कुल न्यू क्वेश्चन पे बेस्ड है सारी पैडालॉजी। तो आई होप लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा, और देखो ये आंसर यहाँ पे आपका। और हाँ मैं बता दूँ, ये पीडीएफ आपको आंसर विद मिल जाएगी टेलीग्राम पर, स्टडी विद शिवानी के नाम से ज्वाइन कर लेना, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए फिर बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जो निगेटिव है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशलों के विकास की ओर ले जाना और उसमें समन्वयशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, फिर मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ में शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। फिर डी ऑप्शन कहता है कि जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो यहाँ पे जो है इनमें से कौन सा कथन प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो जो निगेटिव है वो ऑप्शन यहाँ चूज़ करना है, ठीक है। तो बिल्कुल नेचुरल और जो हमारा सोशल जो इन्वायरमेंट है इसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करना है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है ना। लेकिन यहाँ पे शब्दों और परिभाषाओं पर डिपेंड रहना, तो हमको यहाँ पे रट्टाफिकेशन वाला कोई भी एजुकेटेड, ठीक है, नहीं लेना है, नहीं बनना है। तो हमें बिल्कुल सृजनात्मकता, मौलिकता, रचनात्मकता, है ना, गतिशीलता, है ना, एक्टिविटी के माध्यम से, कार्यविधि के माध्यम से, है ना, और स्टूडेंट्स को बेस्ट मान के तब सारी एक्टिविटीज़ करानी है सब फॉर्मल में। तो ये यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ये आपका इनकरेक्ट होगा, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसा आप आंसर यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। तो हम यहाँ पे रेलवे टिकट का नमूना दिखाते हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं।
छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना है। उन्हें टिकट के उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान कराना है। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। फिर वास्तविक जीवन के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देता है। मान लीजिए एक टीचर है, वो अपने जो है यहाँ पे क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ में है ना ईवीएस वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और वो रेलवे टिकट का नमूना दिखा रहे हैं उनको, और उनके बारे में वो यहाँ से उनसे भी कुछ पूछेंगे और उनको भी बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा भाई, आप कभी ना कभी कहीं कहीं जा सकते हैं, है ना, ट्रेन में कहीं जा सकते हैं आप, तो आपको खुद से यहाँ पे टिकट खरीदना हो गया है ना, तो आप रेलवे का टिकट लेंगे, है ना। तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या यहाँ पे होगा? तो ये आपकी वास्तविक जीवन के साथ में एक बातचीत पर मुद्दा कर रहे हैं और अवलोकन के कौशल को डेवलप करने का अवसर आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपके टीचर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण है ना, पेड़ पौधे, सबसे पहले तो बीज यहाँ पे हम कुछ भी लगा ले, है ना, सबसे पहले बीज का अंकुरण होता है, ठीक है। तो ये क्या है क्या नहीं है ना, इसके बारे में हम बच्चों को समझा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या होगा पढ़ाने का? तो जो भी अंकुरित बीज है इनको कक्षा में दर्शाकर अंकुरण की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर बोर्ड पर एक ड्राइंग बनाइए और फिर आप उसको समझाइए, या फिर बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या फिर यहाँ पे बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाइए। तो हमें सबसे जो सबसे बेस्ट है ना वो ऑप्शन चूज़ करना है। तो चलिए मान लीजिए ये भी थोड़ा थोड़ा सही है कि दर्शाइए अंकुरण की प्रक्रिया को समझाइए, है ना, थोड़ा सही है, लेकिन बेस्ट यहाँ पे हमको लेना है, ये भी नहीं होगा। और भाई बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से, तो ये तो नहीं होगा। बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना हमारा, कि बीज बोने के लिए जो विभिन्न चरण है उनका पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए क्या करें, यानी कि बच्चों को ही खुद से कहिए आप, है ना, एक्टिविटीज़ करेंगे वो अपने ही माध्यम से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट हमारा इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? तो निगेटिव ऑप्शन चूज करना है। 3 पॉजिटिव ऑप्शन होंगे, 1 निगेटिव होंगे। आइए देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे ईवीएस पढ़ते हैं, है ना, ईवीएस की जब पाठ्य पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उसमें पहेली पजल, है ना, ये भी हमारी शामिल है हमारी पाठ्य पुस्तक में। तो इनमें हमको क्या क्या यहाँ पे नॉलेज मिलती है और क्या नहीं मिलनी चाहिए, तो ये आपको देखना है। तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता डेवलप होती है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप कहानी, पहेली, पजल ये सब देख रहे हैं तो इससे आपकी माइंड जो तर्क शक्ति है ना इसका डेवलप होगा, छात्रों में तर्क क्षमता डेवलप होगी, बिल्कुल सही है। छात्रों के मन को भ्रमित करना बिल्कुल पकड़ लिया आपने क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पे पहेलियाँ, पजल, है ना, कहानियाँ, इनके माध्यम से सीख रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, भाई तर्क अपना बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप अपने माइंड को भ्रमित कर रहे हैं? तो ये गलत होगा। यहाँ पे छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना, है ना। तो यहाँ पे हमको इनमें से बिल्कुल पूरा बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, क्या होगा? तो वो डी होगा। देखो डी से भी बेस्ट होगा कि वे तो इनमें भ्रमित कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, और फिर उस भ्रम में आप उनको आनंद लेने दीजिए, है ना, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सबसे ज़्यादा गलत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। इनमें से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? आप भाई ईवीएस के एक टीचर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, फिर आप योजना बनाते हैं, तो आप उनमें से कौन सी गतिविधि करने के लिए बच्चों को नहीं कहेंगे? तो चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। फिर चिड़ियाघर में वो जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ में ले जाना, या फिर चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो आप यहाँ पे अपने टीचर्स के साथ में चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर देखने गए हैं। तो जब आप चिड़ियाघर देखने गए हैं, सबका वही मन होता है, हाँ भाई जानवरों की तस्वीर ले ले अच्छे से अच्छे, है ना, और देख ले, और फिर हम अपने आसपास के जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी दिखाएंगे। ये तो सही है, लेकिन
अगर देखें यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं वहाँ पे है ना, उनका चित्र भी बनाएंगे, फिर अपनी ड्राइंग में उनको हम यहाँ पे एक्यूरेट करेंगे। ओके, ये भी सही है। लेकिन आप चिड़ियाघर में गए हैं तो जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ में ले जाइए, ये कहाँ की बात हुई? तो यहाँ पे ये हमारा सी ऑप्शन निगेटिव है, ये नहीं आप कहेंगे। तो एक टीचर कहीं भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहेगा कि भाई अपने घर से बहुत सारा खाना लाओ, बनवा बनवा कर, या आप खुद से लाओ और फिर हम चिड़ियाघर जाएंगे और खाना लेकर जाएंगे उनके लिए बहुत सारा, तो ये आपका बेस्ट नहीं होगा। ओके, और सारे बेस्ट है लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट है, प्राइमरी लेवल पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए शिक्षार्थी और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थी को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो प्राइमरी लेवल पर मूल्यांकन में शामिल क्या होना चाहिए? तो आपको 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर्स बताना है। तो क्या शामिल होना चाहिए? तो अगर देखें हम यहाँ पे कि प्रत्येक वीक औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। पहले तो आपको औपचारिक अनौपचारिक ये क्या हो ये पता होना चाहिए। औपचारिक चीज़ें होती है हमारी फैमिली से जुड़ी हुई, यानी कि हमारा परिवार। अनौपचारिक होता है हमारा विद्यालय। ओके, और वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, है ना। तो सबसे बेस्ट जो होगा यहाँ पे वो होगा कि शिक्षार्थी और अभिभावकों के साथ में निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, ये होना चाहिए, तब आपका मूल्यांकन यहाँ पे बेस्ट होगा। ओके, अब छोटे बच्चे हैं कि आप उनका ऐसे कि हाँ भाई बस वर्ष में आप एक यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा लीजिए और चलो काम हो गया और निकलो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आप यहाँ पे उनके साथ में निरंतरता अंतर्क्रिया कीजिए, अब उनके पेरेंट्स के साथ में भी और उनके साथ में भी, तब यहाँ पे बेस्ट होगा। टीचर्स और उनके पेरेंट्स मीटिंग लगाइए तब, है ना, उनका मूल्यांकन कीजिए, बताइए बच्चों का भाई क्या कैसे सीखते हैं, क्या नहीं है, कहाँ त्रुटि है ना, कहाँ पे आपको भी ध्यान देना है, तो ये होगा। फिर है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कुडुक एक लैंग्वेज है, कहाँ के लोगों की है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये है झारखंड की। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। हाँ, यहाँ सही है। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में हेल्प के लिए, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, छात्रों के द्वारा उठाए गए क्वेश्चन के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों की नियंत्रित करने के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो होगा वो क्या होगा? तो वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, अब क्या जो स्कूल में चल रहा है बस उसका पालन करते रहिए, चाहे आपसे कुछ आए या ना आए, है ना, उनसे कोई मतलब नहीं, तो ये गलत है ना। या फिर यहाँ पे छात्रों के द्वारा उठाए गए जो क्वेश्चन है उनके आधार पर विचार करने और उनमें विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, ये भी सही नहीं है। या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित, बस अनुशासन बना के रखो, बच्चों को नियंत्रित रखो और कुछ करो या ना करो इनसे मतलब नहीं, तो ये भी गलत है। तो बेस्ट होगा कि छात्रों को अपने दम पर सीखने और अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में हेल्प के लिए बिल्कुल बेस्ट है। जब छात्र खुद से एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे ना, तो वो सबसे बेस्ट यहाँ पे आपका जो है आकलन माना जाएगा। ओके, सबसे बेस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर, असाइनमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है? 4 ऑप्शंस पहले पढ़ रही हूँ फिर समझाऊंगी। विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। क्या सही है नहीं है फिर देखते हैं, चलो देखते हैं। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, तो ऐसे ही कट गया, ये तो ऐसे ही कट हो गया, है ना। तो विविधता और अभ्यास कराने के असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे बेस्ट, हमको बेस्ट से बेस्ट देखना है। माता पिता, भाई बहन, है ना, इन सब के द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। तो करेक्ट होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। असाइनमेंट शिक्षार्थियों की जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है उस स्टूडेंट्स को जानकारी हासिल कराओ और फिर अपने स्वयं के विचारों का भी निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का भी अवसर दो, है ना, यानी कि उनको भी खोज का माध्यम दो, तो ये आपका असाइनमेंट होता है।
तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मानचित्र के बारे में हम पढ़ेंगे, बेस्ट है। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग, एक ग्लोब की गणना, रेखाओं की स्थिति का यूज़ करना, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान दूरी दिशाओं की अपेक्षा स्थिति को समझने की क्षमता। तो मानचित्र जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं या पढ़ाएंगे तो सबसे बेस्ट होगा मानचित्र में स्थान दूरी दिशाएं, है ना, तो ये बेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। तो कहानी और कविता, है ना, इनको समझाने में क्या हेल्प करता है, कैसे हेल्प होती है। तो पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने, उनका पता लगाने, छात्र की क्षमता को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे और कहीं जाने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा कि ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियाँ और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल डेवलप करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने, विषय में रुचि का विकास करना। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें हेल्प मिलती है। भाई कैसे हेल्प मिलती है, क्या मिलती है, क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला संबंधित कौशल डेवलप करना, तो इतना बेस्ट नहीं है, इतना बेस्ट नहीं है, इतना बेस्ट। तो अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। आप अपने इन्वायरमेंट में खुद से घटनाओं का अन्वेषण करें, तब आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 1 मिनट। नेक्स्ट फिर है यहाँ, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरिसप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी। वह उपयोग क्या कर रहा है? प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोच, इडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव इडक्टिव अप्रोच। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा होगा प्रेरक दृष्टिकोण। एक टीचर्स अपने छात्रों को पीटी सरिसप के बारे में पढ़ाते हुए कई एग्जाम्पल्स देती है और खोज का उन्हें माध्यम देती है, तो वो उनको प्रेरित कर रही है, प्रेरक के रूप में उनको दृष्टिकोण दे रही है। वो एक माध्यम है ना, वो एक हमें जो सिखा रहा है और हम उनका एक माध्यम है, तो हमें बता रही है, तो हमारी वो क्या कर रही है, प्रेरित दृष्टिकोण है हमारे लिए। ये ऑप्शन करेक्ट होगा वहाँ पर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं सेशन का क्वेश्चन। काफ़ी टाइम हो गया, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं जल्दी से। कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहाँ एक गधा सामान से भरा हुआ है और एक गधा चलते समय लंगड़ा होकर चल रहा है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। गधे की उपयोगिता, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। पशु का अधिभार और शोषण, दोनों ए व बी दोनों। तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, तो भाई कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले एक वीडियो दिखाती है जहाँ पे गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। तो शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा कैसे करने की कोशिश करेगी, गधे की उपयोगिता या फिर ये, तो बता रही कि पशुओं का जो है अधिभार और शोषण, कि भाई यहाँ पे पशुओं का अधिभार और शोषण हो रहा है ऐसे। ओके, तो ये गलत है भाई, इतना थोड़ा है। मान लीजिए वो जानवर है, वो पशु है, तो भाई गलत तो है ही, वो नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता, तो आप तो गलत कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो बताना चाहती हूँ। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि बताना है बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं को डेवलप करना है, फिर ये सभी। बिल्कुल। अब देखो, कोई हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है ना, वो गांधी जी है या फिर अरबिंदो है या फिर कोई और भी एक अच्छा विचारक दर्शन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो फिर हमारा इस सेशन का भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला जो है बनाता है। तो यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर देना है कि क्या होगा। तो इनमें से वो कौन सा पक्षी है जो कि कैक्टस पौधे कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो फाख्ता है, शकरखोवा है, बया है या फिर कलचिड़ी है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाख्ता। क्या होगा, तो भाई वो होगा फाख्ता। ओके, तो फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर
यहाँ पे एक राज्य है और इनके पड़ोसी राज्य बताने हैं। तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन से यहाँ पे पड़ोसी राज्य हैं बताने हैं। उत्तराखंड है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। तो इनमें से कौन से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है और आपका पंजाब भी। आपको मैप बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए, है ना, तब जाके ही काम चलेगा आपका। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन क्या दर्शाते हैं? जब पशुओं की त्वचा पर यहाँ पे विभिन्न पैटर्न होते हैं, जो वो बाल से होते हैं, तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका होगा कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। कोई जो पशु होते हैं ना, उनकी त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न पाए जाते हैं, है ना, विविध विविध प्रकार के होते हैं। तो वो हमारे जो हैं तो उनकी त्वचा पर बालों के रीजन से होते हैं। वो कैसे होते हैं? बालों की रीजन से होते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनमें से मच्छरों के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है आपको बताना है। फर्स्ट तो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो डेंगू होता है, एक मलेरिया होता है, एक चिकनगुनिया होता है। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का एक समुच्चय रोग होता है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर बनेगा क्वेश्चन, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है, केवल प्रयोगशाला केवल काम करती है, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना, हाथों के अनुभव है। तो विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है, किस तरीके से शामिल है, क्या करता है वह? तो दोनों सामग्री होती है इसमें और अप्रत्यक्ष अनुभव से वो जुड़ता है यहाँ पे। ओके, तो जब हम साइंस में व्यवहारिक यहाँ पे वर्क करते हैं ना, तो हमें एक अच्छा यहाँ पे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस का पता चलता है, तकनीकी का पता चलता है ना। तो बहुत बेस्ट है यहाँ पे, दोनों ही अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही यहाँ पे यूज़फुल होगा, बेस्ट है। एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा करती है और यह उनकी मदद करेगा। कैसे करेगा? इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझाना, या फिर उनके अनुभव को अर्थ प्रदान करना। दोनों, ए और बी दोनों करेक्ट है। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल जो भी हमारा यहाँ पे डी ऑप्शंस करेक्ट बता रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उन सभी का राइट होता है, तो आपको मिलता है 1 नंबर। तो चलिए यहाँ पे कि भाई ए बी दोनों करेक्ट होगा कि हाँ, इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, है ना, उनके अनुभव को अर्थ प्रदान करना है। तो इतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ए और बी करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन और है शायद यहाँ पे, हाँ इसको भी पढ़ लेते हैं, मैंने सोचा 22 ही है। चलिए क्वेश्चन और है, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण यहाँ पे रणनीति क्या हो सकती है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता डेवलप करने में हेल्प करता है, या फिर यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता डेवलप करता है, या फिर इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता डेवलप होती है, या फिर पाठ को बहुत ही रोचक बना देता है। तो भाई जो भी हम यहाँ पे इसमें स्टोरी टेलिंग है ना, ये यहाँ पे शिक्षण जो यहाँ पे शिक्षण रणनीति चलती है स्टोरी टेलिंग वाली, तो ये हमारे लिए जो है यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता को क्या करता है भाई, डेवलप करता है। इस तरीके से ये बेस्ट होगा। आई होप आपको ये सेशन यहाँ पे बहुत ही बेस्ट लगा होगा। अगर ये सेशन आपको बेस्ट लगा है तो आप जो है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेस्ट है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।